जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 2 में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आज मैं प्रैक्टिस सेट 2 डाल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिक पब्लिकेशन बुक से है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरा प्रश्न को देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले जो सवाल है वो सवाल देखिए कि भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, भारत के राजस्थान राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है। टांका एक पारंपरिक जल संचयन तकनीक है। यह गोलाकार या आयताकार आकार का तालाब होता है। ठीक है, चलिए कुंड या टांका। ठीक है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है। देखिए, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है। तो ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम संबंध, ठीक है। प्रतिलोम संबंध, ब्याज दर और मुद्रा की मांग में नकारात्मक संबंध होता है। यानी ब्याज दर बढ़ने से पैसे की मांग कम हो जाती है और ब्याज दर कम होने से पैसे की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। विस्थापन, दोहरा विस्थापन, अपघटन या संयोजन। तो देखिए, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का अपघटन, ठीक है, हाइड्रोजन अणु तथा ऑक्सीजन अणु में होता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपघटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, कील नहर, बेरिंग जल डमरू मध्य या पाक जल डमरू मध्य। तो राम सेतु जो है, ठीक है, ये आपका पाक जल डमरू मध्य में है, जो तमिलनाडु में है। ठीक है, राम सेतु तमिलनाडु में है और भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। याद रखिएगा। और भौगोलिक प्रमाण से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। चलिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था आपका 1875 में। 1875 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। मत्स्य वर्ग की विशेषता, देखिए, मत्स्य वर्ग के प्राणियों में, ठीक है, स्यूडोकोलम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, स्यूडोकोलम। ठीक है, स्यूडोकोलम की उपस्थिति ये नहीं है विशेषता। गलफड़ों के द्वारा सांस लेना ये विशेषता है। शल्क का बहिकंकाल होना ये विशेषता है। हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल, ठीक है, ये विशेषता है। मत्स्य वर्ग के प्राणी गलफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं और इनका बाह्य कंकाल शल्कों तथा अंतः कंकाल हड्डी यानी उपास्थि का बना होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, 2 कक्ष यानी 2 चैम्बर। याद रखिएगा। एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है तो उसकी क्षमता क्या थी। तो क्षमता जो होता है, ठीक है, क्षमता होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय। याद रखिएगा, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। 1 मिनट। ठीक है, क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता यानी P बराबर हो जाएगा W/T। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1000 बटे 2 सेकेंड यानी हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 500 वाट। कितना हो जाएगा, 500 वाट। याद रखिएगा। ठीक है, आगे है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं। देखिए, जर्मेनियम में आपका होता है, इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम में 4, आर्सेनिक में 4, ठीक है, सेलेनियम में 4 और ब्रोमीन में 4। अब जर्मेनियम जो होता है, ठीक है, इसमें आपका
4 कक्ष होता है, याद रखिएगा। आर्सेनिक में भी 4 कक्ष, सेलेनियम में भी 4 कक्ष और ब्रोमीन के परमाणु में भी 4 कक्ष, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंद जी नर्तनालय, देखिए ये आपका मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। ठीक है, विपिन सिंह ने एक मणिपुरी नृत्यांगना इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय नृत्य विद्यालय खोला है और इन्होंने 1972 में कलकत्ता में मणिपुरी नृत्यनालय नृत्य विद्यालय बनाया, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है और आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने के सफेद होने का कारण बनती है? यानी कौन सी स्थिति जिसे पीलिया यानी इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है और आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस, याद रखिएगा, जॉन्डिस यानी शरीर का पीलापन तथा आंखों के सफ़ेद या पीला होने का लक्षण पीलिया या जॉन्डिस नामक रोग में दिखलाई देता है। ठीक है, और इस बीमारी में मानव यकृत संक्रमित होता है और यह एक जानलेवा बीमारी है, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? देखिए पौधों को कठोर और दृढ़ बनाने वाला ऊतक है आपका स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, याद रखिएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? किसके घोल का उपयोग? देखिए मधुमक्खी के डंक का इलाज जब भी आपको करना है तो बेकिंग सोडा का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, इसके घोल को लगाना है। अगला, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम, तो विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले HgNiWag, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो देखिए प्लास्टिक, कांच, पानी का तो उपयोग हो जाएगा, लेकिन मिट्टी का उपयोग होगा? नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी अपारदर्शक होता है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है? देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है, 1/6। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण, ठीक है, यानी जी का मान पृथ्वी पर उसके मान का 1/6 होता है। गुरुत्व त्वरण का मान कम होने के कारण वहाँ यात्री स्वयं को हल्का महसूस करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। डैश गैस का उपयोग, ध्यान दीजिए, डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। किस गैस का? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस, N2। ठीक है, N2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, तो Na2 हो जाएगा आपका। Na2 जो होता है ये होता है सोडियम, और कार्बोनेट का होता है CO3। ठीक है, याद रखिएगा, Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बढ़िया से एकदम उसको। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, देखिए मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई ये आपका MS-2 हो जाएगा। MS-2 याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, MS-2। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन कहते हैं, और मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकेंड 2 है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? ट्रैकिडस, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो ये हो जाएगा आपका पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? पेरेनकाइमा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका खेल से, खेलो इंडिया नहीं खेल से, ठीक है। एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह डैश है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4, आधुनिक आवर्त सारणी में यह 4 है, ठीक है। कैसे? कैल्शियम की परमाणु संख्या इसे चौथे आवर्त में रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, 2 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 2, यानी 2 और 8 हो गया 10, 10 10 20 हो गया, इसलिए इसमें कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? सही या गलत है? कह रहा है ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदला जाता है, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदला जाता है, इसमें से कौन ठोस सही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और सी सही है, बी गलत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है? कौन सी फसल फलीदार है? फलीदार बोला गया है, तिल, मुचुना, अनाज या दलहन? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दलहनी फसल। दलहनी फसलें जो होती है, ठीक है, वो हमेशा फलीदार होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में, ठीक है, किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो ये हो जाएगा सूर्य सेन, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को मारा गया था और इस छापे में शामिल होने वाले क्रांतिकारी भारतीय रिपब्लिकन सेना के सदस्य थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम, एक मिनट में इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ 26 नंबर में, कि इस छापे में शामिल होने वाले क्रांतिकारी आयरलैंड में हुए और 1916 ईस्टर राइजिंग से प्रेरित थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। देखिए ओम का नियम जो है, ठीक है, ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है, विभवांतर और विद्युत धारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है? तो इसमें दिया CaCO3, ठीक है, और हिट दिया, फिर CaO दिया प्लस X दिया है। तो इसमें जो होता है CaCO3 में CaO, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें CaCO3 है, फिर हिट हो रहा है ये, फिर CaO है, ठीक है। तो O कितना है इसमें? O 3 है, 1 1 2 3, इसमें से एक O यहाँ आ गया, ठीक है, तो एक कट गया, बच गया 2, ठीक है, क्या बच गया? 2। अब इसमें जो है, ठीक है, इसमें C रह गया, C इसमें रह गया, क्योंकि एक C तो यहाँ है, एक C रह गया, तो यहाँ हो जाएगा CO2 हो जाएगा, CO2, याद रखिएगा, CO2, ठीक है। एक कुली जमीन से 11 किलोग्राम का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, कुली द्वारा सामान पर कुल कितना काम किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें M कितना हो जाएगा? M हो जाएगा 11 kg, 11 kg हो जाएगा M, ठीक है। और हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा 1.5 मीटर, कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। तो W जो होता है, ठीक है, W बराबर क्या होता है? FS, और FS बराबर क्या होता है? mgs, क्या होता है?
mgs, यानी इसमें गुना कर देंगे 11 गुना 10 गुना 1.5, ठीक है, यानी 165 जूल हो जाएगा, जूल, ठीक है। ग्राम यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, इसलिए मैंने 10 दिया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा। देखिए, किसी वस्तु का यदि द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका वजन पूछ रहा है। तो देखिए 20 किलोग्राम है, ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 20 गुना 10, ठीक है, 20 गुना 10 इसमें दिया हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो 10 से गुना कर दिए तो आ जाएगा 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा, सॉरी 20 गुना 10 यानी 200 न्यूटन, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 ईस्वी में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 1872 में याद रखिएगा, ठीक है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें जो है, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, हाँ, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ठीक है, ये कथन सही नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है, तो इसमें जो हो जाएगा, यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की रणनीति है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। देखिए ये जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 257। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि अनुच्छेद 257 स्पष्ट करता है कि भारत राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार लिए किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य के ऐसे निर्देश तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। और अनुच्छेद 261 जो है, ठीक है, इसमें सार्वजनिक कार्य, अभिलेख, न्यायिक कार्रवाई के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 247 इसमें कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना हेतु उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 123 है, ठीक है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद को सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है। चलिए 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हो जाएगा देवगिरी क्षेत्र। अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1296 में देवगिरी पर हमला किया था, और उस समय अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरशस्ती था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। कार्यात्मक इकाई, चलिए ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मिनट, हाँ, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा।
तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 2 मेथाइल प्रोपेन 2O। ठीक है, चलिए 1 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? चलिए, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन गिरनार। ठीक है, गिरनार याद रखिएगा। यह शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। और यह शिलालेख 130 से 150 ईस्वी के बीच लिखा गया था और इस शिलालेख में दीर्घ समासों का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इस शिलालेख में रुद्रदामन के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख में पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील पर सिंचाई के लिए बांध बनाया था, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? तो ये हो जाएगा आपका मन्ना डे। ठीक है, मन्ना डे याद रखिएगा। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठधारा प्रायद्वीप भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो ये हो जाएगा 14 डिग्री नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ में। यह हवा का एक पैटर्न है जो जून से सितंबर के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। ठीक है, और इस मदरसा की स्थापना भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान की गई थी और मौलवी मुइज उद दीन के नियंत्रण में कोलकाता मदरसा की स्थापना के बाद 90 छात्रों के साथ शिक्षा का शुभारंभ किया गया था और इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। आज रखिएगा, वारन हेस्टिंग्स एक ब्रिटिश प्रशासक थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्हें और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो ये हो जाएगा छठ पूजा। छठ पूजा याद रखिएगा। ठीक है, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो ये हो जाएगा उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता था लंदन 2012 के ओलंपिक में। ठीक है, गगन नारंग एक भारतीय शूटर हैं, याद रखिएगा। और गगन नारंग लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। और गगन नारंग ने पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। और गगन नारंग की इस जीत में लाखों लोगों को प्रेरित किया और भारत की प्रतिभा का दुनिया के सामने लाया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है।